So let's start. I said I'd pack. So when we explain this, it means that the narrator confidently declares that he will take responsibility for packing. It sets the tone of self-assurance from the very beginning. So here the narrator is very confident that he knows something better than the other persons that are present there. The vocabulary here said, it is from say, it's a verb, so it means to speak, and if we take its second form, it means spoke or declared, जिसको हम उर्दू में कहा बोलते हैं, यानी उसने कहा. सो आइड का ये शॉर्ट फॉर्म है आई वुड का, यानी आई वुड पैक, यानी उर्दू में सामान बांधना कहते हैं. सो व्हेन वी सी द ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस in this very particular sentence here, it shows a completed action. So it is in simple past tense because it's a narration. Somebody narrates the event. So the first person narration creates a personal and humorous tone by letting the narrator speak directly. When narrator speaks directly, it sets a tone of humor. He feels proud of his ability to pack and considers it one of his strengths. So that's why he says, I rather pride myself on my packing. So the vocabulary is pride myself, means feel proud of oneself. खुद पर फख्र करना, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं. Rather means somewhat, quite, काफ़ी हद तक, यानी जब हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक मैं इस चीज़ को दूसरों से बेहतर जानता हूँ. So पैकिंग अगेन इट मीन्स सामान बांधने का अमल जो होता है, द एक्ट ऑफ अरेंजिंग लगेज, जिसको हम अंग्रेजी में अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो द ग्रामेटिक और ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड आर रिफ्लेक्सिव कंस्ट्रक्शंस. Pride myself, it's a reflexive pronoun has been used. It that has been used here is the irony. It's a subtle irony here. The pride later contrasts with his actual inefficiency when we'll move on in the chapter. So let us go to the next line. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. Now let's understand it. So he exaggerates his belief that he is better at packing. He is better at packing than anywhere else in the world. So it's in a way it's a boastful way to say things, to claim things that he actually, when we'll move on, we'll find how much he knew about the actual thing. So here the vocabulary that has been used is one of those many things. मीन्स वन अमंग मैनी सिकल्स, जिन पर उसको बहुत ज़्यादा, यानी उन बहुत सभी बातों में या उन बहुत सभी चीज़ों में या सलाहियतों में ये एक चीज़ थी. यानी यहाँ पर वो ये भी कहना चाहता है कि वो और भी बहुत सारे काम दूसरों से बेहतर जानता है. सो से मुराद जब हम ले लेंगे तो हम उसके बिलीफ का ले लेंगे या उसके समझने का ले लेंगे, नॉट सिंपली द फीलिंग. So here one more word that has been used, or one more this phrase that has been used here is any other person living, that is anyone alive on the surface of earth. दुनिया का कोई भी शख्स उसकी बराबरी नहीं कर सकता है इस मामले में. यहाँ जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर है, दैट्स मोर दैन, यूज्ड टू क्लेम सुपीरियरिटी. तो ये कंपैरेटिव में आता है. जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हम दैन का इस्तेमाल, और वो जो हम जानते हैं बचपन में आपने ये सारी बातें पढ़ी है, तो कंपैरेटिव स्ट्रक्चर जो है तो इट मीन्स टू क्लेम द सुपीरियरिटी, किसी के साथ अपने आप को मवाजना करना. और यहाँ पर एक और चीज़ भी है लिटरेरी डिवाइस में, दैट इज हाइपरबोल हैज़ बीन यूज्ड, डिलिबरेट एग्जैजरेशन टू क्रिएट ह्यूमर. तो यहाँ जो मकसद ही था, जो जेरोम का मकसद ही था कि एक ह्यूमरस अंदाज में इस बात को रखा जाए, तो दैट्स वाई कि हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है और डिलिबरेट एग्जैजरेशन की गई है. यही वजह कि हम इस सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि वो बड़े ही, जिसको हम कहते हैं उर्दू में बढ़ चढ़ कर वो ये बोल रहा है, उसका वो बड़बोलापन जाहिर हो रहा है उसकी बातों से. सो उसके बाद पैरेंथेसिस में आता है यहाँ पर, इट सरप्राइजेस मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर.
यहाँ पर भी वही हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है. सो द वोकैबुलरी हियर इज सरप्राइजेस, दैट इज अमेजेस मी, यानी जिसको हैरान करना जिसको हम बोलते हैं. मुझे, मैं खुद भी हैरान होता हूँ इस बात पर कि मुझे कितना आता है. तो माई सेल्फ उस एम्फेसिस के लिए फिर से यहाँ वो एम्फेसिस को यानी अपने सलाहियतों को मनवाने के लिए, बातों बातों से ही सही तो मनवाने के लिए जो वो बार बार इसका इस्तेमाल करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, यानी खुद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी चीज़ें जानता हूँ. सो हियर समटाइम्स, एट टाइम्स मीन्स कभी कभी, जिसको हम उर्दू में आसानी से समझते हैं. सो द ग्रामर हियर यूज्ड, जो सबसे पहले आपको समझने की कोशिश करनी है, मैंने पहले ही बताया, ये पैरेंथेसिस में, इट एड्स एन इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन, कि ये एक तरह से आपके साथ जैसे बात हो रही है, हालांकि वो नरेट कर रहा है लेकिन जैसे आपके साथ बात हो रही है. तो वन मोर थिंग जिसको हम लिटरेरी डिवाइस के तौर पर हम अगर इसमें देखेंगे, सो दैट इज द सेल्फ मॉकरी इज हाईलाइटेड देयर. ही जेंटली मेक्स फन ऑफ हिज ओन एरोगेंस. और उसके बाद पैसेज आगे बढ़ता है. आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैर्स एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. विल सी दैट ही स्ट्रांगली कन्विंसेस हिज फ्रेंड्स और हिज कलीग्स जो उसके साथ होते हैं, दैट पैकिंग शुड बी लेफ्ट कंप्लीटली टू हिम. वो जानबूझकर ये उन पर अपना रौब जमाने के लिए वो कर रहा था. तो दैट्स वाई कि वो इस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहा था जिससे वो उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यू शुड लीव दिस मैटर टू मी एंड आई डील विथ इट प्रॉपरली. और अगेन जो वोकैबुलरी यूज हुई है, दैट इज इम्प्रेसिव द फैक्ट मीन्स मेड देम क्लियरली अंडरस्टैंड जॉर्ज एंड हैरिस. तो उनको बात अच्छी तरह से, जिसको हम कहेंगे बात अच्छी तरह से किसी को समझाना. होल मैटर मीन्स द एंटायर टास्क, वट एवर इज देयर आई विल डू माई सेल्फ. सारा काम जिसको हम उर्दू में कहेंगे. एंटायरली मीन्स कंप्लीटली, मुकम्मल तौर, इसमें कोई मुझे बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, दैट इज कंप्लीटली. उसके बाद जब हम ग्रामर पर बात करेंगे तो अगेन पास्ट टेंस नरेशन का इस्तेमाल हुआ है. इट कंटिन्यूज द स्टोरी स्मूथली. इससे स्मूथली वो पता चल रहा है कि पहले से ही पास्ट में स्टार्ट हुआ है नरेशन, तो स्मूथली चल रहा है. सो when we talk about the literary device, authoritative tone is used. Authoritative tone, it reflects the narrator's bossy attitude. बाकी दो लोग जो वहां बैठे हैं उन पर वो हुक्म चला रहा है जैसे. ओके. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. अब जब हम ये देखते हैं, इस लाइन को जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर पता चलता है कि किस तरह से उन लोगों ने उसकी बात को ले लिया. Let's explain in simple terms. So George and Harris agreed too quickly. He was not expecting that. यानी नरेटर को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि जॉर्ज और हैरिस बस उसकी वो कुछ बड़बोलापन का इजहार करेगा, थोड़ी सी बातें बताएगा तो उसके बाद वो मान जाएंगे. उसको भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी. लेकिन जॉर्ज और हैरिस दे एग्रीड क्विकली, विच फील्स स्ट्रेंज एंड सस्पिशन टू द नरेटर. That is why he is using such a type of language, that they fell into the suggestions with a readiness. जैसे वो चाहते ही ये थे कि वो ये कोई बात जुबान से बोले तो हम उस पर अमल करें, हाँ हम हमारी जान छूट जाएगी इससे. एंड दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. और वो इससे, अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, जो ऐसा जैसा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसा हो गया. सो हियर वोकैबुलरी इज फेल इनटू मीन्स दे एक्सेप्टेड व्हाट वाज एक्सेप्टेड दैट. तो जब यहाँ पर हम इस तरह से फेल इनटू कहेंगे तो इसका जब हम लफ्जी ट्रांसलेशन समझेंगे तो इट मीन्स कबूल कर लिया, यानी उन्होंने कबूल कर लिया, जो भी उनको सजेशन दी गई उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया. सो रेडीनेस मीन्स यानी फौरन आमादगी का इजहार करना, क्विक विलिंगनेस जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे. अनकैनी मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, दैट इज अजीब गरीब जिसको हम उर्दू में कहते हैं. देन कम्स ग्रामर. इसमें इडियमिक एक्सप्रेशन है, दैट इज फेल इनटू. इडियम का इस्तेमाल हुआ है. इट्स अ नेचुरल कन्वर्सेशनल इंग्लिश. जब हम कहेंगे कि कोई किसी बात में आ गया, कोई किसी बात को उसने कबूल कर लिया, तो मीन्स फेल इनटू, इसमें पड़ गया, अगर हम इसको लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे. उसके बाद जब हम लिटरेरी डिवाइस की बात करेंगे तो फोरशैडोइंग, यानी इट हिंट्स दैट देयर एग्रीमेंट मे नॉट बी इनोसेंट. इससे पता चल रहा है कि कुछ आने वाला जो वक्त है कुछ और तय करने जा रहा है. तो ऑथर जो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जिस तरह से वो बात को ले लें उन्होंने, उससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग अंदाज इख्तियार किया. तो इट actually it is foreshadowing something different. It hints that their agreement may not be innocent. Okay. George put on a pipe and spread himself over the easy chair and had cocked his legs on the table and lit a cigar. तो अब
उस एनवायरनमेंट, यानी अब जो ये बात हो रही है तो उसके बाद उस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अब वहाँ सिचुएशन कैसे बनी, यानी वहाँ पर जो लोग हैं तो वो किस तरह से उन्होंने, अब जब ये बात जाहिर हो गई कि नरेटर खुद करना चाहता है तो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन। इसमें जब हम देखेंगे, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग बोथ मेन, that is George and Harris, they relaxed comfortably, clearly वो बस टांगे पसार के चेयर्स ले ली और बैठ गए। तो जब हम यहाँ पर इसकी वोकेबलरी देखेंगे, पुट ऑन ए पाइप मीन्स बिगेन स्मोकिंग ए पाइप। यहाँ पुट ऑन ए पाइप का ये मतलब होगा यानी उसने पाइप पीना शुरू कर दिया या पाइप सुलगा ली और तंबाकू पीना शुरू किया, कुछ भी इसमें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सो स्प्रेड हिमसेल्फ मीन्स रिलैक्सड लेजिली, ऐसे जब हम अपने आप को पसार लेते हैं, किसी जगह पर डाल देते हैं अपने आप को आराम के लिए या आराम के लिए, पैर पसारना भी कहते हैं इसको। इजी चेयर मीन्स दैट द कंफर्टेबल आर्म चेयर, जिसमें हम रिलैक्स करने के लिए आराम दे कुर्सी जो होती है घरों में अक्सर बेशतर बुजुर्ग जिसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर बैठ गए। और एंड कॉकड हिज लेग्स, दैट इज प्लेस लेग्स कैजुअली, यानी टांगे बेफिक्री से ऐसे रख ली जैसे डाल दी जो होने जा रहा है, मतलब उसको जैसे कोई परेशानी नहीं है कि कमरे में कोई काम है। और जब हम ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस है, इट जॉइन्स रिलेटेड एक्शन स्मूथली, तो जो भी इसमें एक्शन हो रहे हैं उनको आपस में वो ज्वाइन कर रहा है, तो इससे कंपाउंड स्ट्रक्चर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको एक गो में समझ में नहीं आ रही है तो व्हेन यू विल फॉलो तो यू विल फाइंड देम वेरी इजी, लेटर ऑन यू विल आइडेंटिफाई देम योरसेल्फ। सो यूजुअल इमेजरी इसमें इस्तेमाल हुई है, क्रिएट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ लेजीनेस। जब हम देखते हैं कि वो जाहिर से उस कमरे का जो सिनेरियो बन रहा है तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, एक शख्स जो है पूरी तरह से इनिमाक से काम कर रहा है और दूसरे दो जो है वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी लेजी हैं और कोई काम, किसी काम में हाथ नहीं बटा रहे हैं बल्कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं। सो इट क्रिएट्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ लेजीनेस, यानी ये माहौल है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि जब हम स्टोरी को, जब हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं कि किस तरह से नरेशन हम किस तरह से करते हैं, तो इसमें जो माहौल है जब आप उसकी भी, जिसको हम कहते हैं कि वर्ड पिक्चर बिल्ड करते हैं, तो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को आदमी फील करता है। ये बड़ा ही अहम नुक्ता होता है लिखने का। सो दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। जैसे मैंने पहले कहा कि ये जो नरेटर जो था, वो जो उसने बात कहनी थी वो असल में उन्होंने दूसरे तरह से ले ली। तो सो द नरेटर एडमिट्स दैट दिस सिचुएशन इज नॉट व्हाट ही हैड प्लान्ड, ही हैड प्लान्ड समथिंग डिफरेंट, कि वो बॉस करेगा तो बाकी दो जो है सबऑर्डिनेशन करेंगे और सारा काम वही करेंगे, लेकिन यहां तो दाव उल्टा पड़ गया। सो हार्डली का मतलब है नॉट एट ऑल, यानी बिल्कुल भी नहीं, उसका तस्वुर भी ऐसा नहीं था करने का जो वहां हो रहा था एक्चुअली। और इसके अलावा इंटेंडेड का मतलब है प्लान, उसका इंटेंशन ही, उसका इरादा कुछ और था और हो कुछ और वहां पर गया। और यहां पर जब हम ग्रामर की बात करेंगे तो स्टेटमेंट का इजहार है, यानी मिनिमाइजेस द इरिटेशन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट। तो यहां पर मिनिमाइजेस द इरिटेशन फॉर ह्यूमरस इफेक्ट, यानी जब आप किसी बात को दोहरा रहे हैं तो आप खुद ही फिर जब इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो आपको हंसी आएगी कि वो कुछ करना चाहता था तो हो कुछ और गया। तो ये इस तरह से इट मीन्स अंडरस्टेटमेंट करना, यानी पहले कुछ और बोल रहा था, बड़बोला पन का इजहार कर रहा था, तो आगे अब उसमें नरमी आ गई क्योंकि उसको लेने के देने पड़ गए। सो व्हाट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब and that Harrison George should potter about under my directions. This was his actual intention. अब उसको वो जाहिर कर रहा है। तो when we explain it into simple terms, it means he clarifies now that he wanted to surprise while the others did the actual work. It was his intention. यानी इसी वजह से वो कहता है I had meant, what I had meant of course was that I should boss the job, I should lead the job and they'll follow. Harrison George, they should follow me. और जब मैं कुछ कहूँ, मैं हुक्म दूँ, तो वो उस बात को वो बड़ा सीरियस ले ले और मुझे बॉस तस्लीम करे और वो कहें कि हाँ आप इसमें बड़ा माहिर हो तो हम काम करेंगे, आप बताते जाइए। सो बॉस द जॉब मीन्स कंट्रोल एंड कमांड। जब हम अंग्रेजी के इस लफ्ज़ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी काम पर हुक्म चलाना, यानी तो दूसरे को अपने अंडर रखना, मातहत काम करवाना, इसको कहते हैं बॉस द जॉब। पॉटर अबाउट मीन्स मूव अराउंड डूइंग स्मॉल टास्क्स, यानी वो चाहता था कि मैं इसमें जो है Harrison George should potter about under my directions, that they will move around and do the small things what I'll ask them to do. तो इधर उधर वो छोटे काम, छोटे मोटे काम है उनको बताऊंगा, हाँ ये इसमें डालो, वो इसमें करो, ये इसमें करो, तो इस तरह की बातें वो मेरी डायरेक्शंस कहते हैं, हिदायत इसको उर्दू में बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी ग्रामर जो है पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। इट एक्सप्लेन्स द इंटेंशन बिफोर द प्रेजेंट मोमेंट।
अभी वो प्रेजेंट मोमेंट से पहले उसका इंटेंशन जो पास्ट में क्या था वो है। और यहाँ पर भी वो कॉमिक आयरानी का इस्तेमाल हुआ है। इट रिवील्स हिज लव फॉर कंट्रोल रादर देन वर्क। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि ये एक तरह की आयरानी है कि वो कहते तो कुछ और है लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है। तो इस तरह की बातों को जब हम देखते हैं कि दिस इज़ आयरानी, इसी को बोलते हैं कि आपका मकसद बोल कुछ और रहे हैं और मकसद कुछ और होता है, उसी को आयरानी कहते हैं। और आई होप कि अब आपको आयरानी भी समझ आ गया होगा। दैट इज़ वाई कि मैं इन बातों को पहले से ही एक्सप्लेन अगर हम करने बैठें तो बहुत सारा टाइम और आपको ये थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे कि इसमें वो मिठास भी नहीं रहेगी समझने की। ये बड़ा टेक्निकल फिर हो जाता है। सो आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विथ ओ यू हेयर लेट मी डू इट देयर यू आर सिंपल एनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से। ये वो अपना इमेजिनेशन जाहिर करता है। सो व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, तो इसका मतलब ये बनेगा कि ही एक्चुअली इमेजिन्स हिमसेल्फ इंटरप्रेटिंग देम टू शो हिज सुपीरियरिटी। ए इधर देखिए, वो मेरी बात सुनिए, यहाँ ये कीजिए, वहाँ वो कीजिए। तो वो ये करना चाहता था असल में। इट वाज हिज इंटेंशन नॉट टू डू द होल वर्क हिमसेल्फ। तो यहाँ पर उसकी वो जो बात है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो उसकी बात थी, जो उसके दिल में था कि मैं बॉस करूँगा और लोग काम करेंगे मेरे डायरेक्शंस के अंडर, दिस इज़ द आयरनी। और यहाँ पर वोकैबुलरी जो इस्तेमाल हुई है, एवरी नाउ एंड देन मीन्स ओकेजनली, कभी कभार, जब हम बोलते हैं उर्दू में इसको कभी कभार की तरह। और पुशिंग असाइड मीन्स मूविंग अवे, हाँ हटा देना कि मतलब बोल चलो आपको ये नहीं आ रहा है उधर जाओ, आप यहाँ करो, ये काम इधर करो आप। तो इसको बोलते हैं पुशिंग असाइड। रोसा युकुन पाते भास करिए पखस उकुन पा ध्यास में ये करना लाइक दैट। तो ये बॉसिंग होती है और बहुत सारे लोगों को आपने इस तरह से काम करते हुए अपनी लाइफ में डेफिनेटली देखा होगा। तो सिंपल एनफ मीन्स हियर वेरी वेरी इजी मीन्स बहुत आसान, उर्दू में इसको कहेंगे। और ग्रामर जो इस्तेमाल हुआ है और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे तो यहाँ इलिप्टिकल स्ट्रक्चर है, दैट इज इनफॉर्मल स्पोकन स्टाइल है। तो परेशान ना होइए, आप इसको बाद में फिर रिपीट कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा मेरी बातें। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फिर मज़ा नहीं आएगा इसमें बोरिंग लगेगा। बात सुनिए और इसको आगे कीजिए और आपको ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप सारे के सारे सिलेबस को पढ़ेंगे, जब हम 7 लेसन को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें खुद ब खुद आ जाएंगी। सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। सो डायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल हुआ है, इट इंक्रीजेज ह्यूमर एंड रियलिज्म। जब हम डायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं नरेशन में तो इसमें क्या होता है, रियलिज्म का इजहार होता है कि वाकईतन जो हो रहा है हमें लग रहा है हमारी आंखों के सामने ऐसा ही हो रहा है, नक्शा ये खींचा जा रहा है हमारी आंखों के सामने। सो दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। अब जो उन्होंने जिस बात को जिस अंदाज से उन्होंने लिया था तो उसने मेरे साथ क्या किया। सो व्हेन वी ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश, इट मीन्स देयर रिलैक्स्ड एटीट्यूड, इट अनॉयड हिम डीपली। तो ये काफ़ी मुश्किल उस पर गुजर रही थी कि मैं कुछ बात करना कुछ और चाह रहा था तो मेरे साथ कुछ और हो रहा था। तो यहाँ पर है टेकन इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग और रेस्पॉन्डिंग। यानी अगर आप कहेंगे कि आई एम नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली तो इसका मतलब है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, या अगर मैं कहूँगा यू आर नॉट टेकिंग इट प्रॉपरली तो इसका मतलब है यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग प्रॉपरली। तो इस तरह से, यानी इस तरह से लेना मीन्स टेकिंग इट। इरिटेटेड मीन्स अनॉयड, चिड़चिड़ाना किसी को, यानी बड़ खाड़ी शरारत खाड़ी, ऐसा बिहेवियर आप करेंगे कि मतलब बताएंगे भी नहीं कुछ लेकिन आप शो करेंगे, इस तरह से बैठेंगे बड़े ही एक अजीब गरीब अंदाज में कि दूसरा उससे चिढ़ने लगे। तो इसको हम कहेंगे किसी को इरिटेट करना। और ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात जब हम कहेंगे तो यहाँ पर जेरंट फ्रेज इस्तेमाल हुई है, दे आर टेकिंग इट। यहाँ पर जो आईएनजी वर्ब जो इस्तेमाल हुआ है एज एक सटल सब्जेक्ट की तरह लिया है, एक्ट्स एज सब्जेक्ट। तो इसको जब हम इस तरह से देखते हैं कि जेरंट फ्रेज बनती है, ये जेरंडल फ्रेज जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम करती है। और जब वर्ब फार्मर्स की बात हम कभी करेंगे बीच बीच में तो उस वक्त मैं बताऊंगा कि ये जो वर्ब की जो हम अक्सर बेशतर जो 3 फॉर्म्स आपने बचपन में पढ़ी हैं वो असल नहीं है, उससे भी बहुत कुछ आगे आपको सीखना पड़ेगा। तो उसमें वर्ब फार्म्स में पहले जो आता है, पहले लेवल पर आता है इन्फिनेटिव, उसके बाद जो आता है प्रेजेंट, उसके बाद आता है पास्ट, उसके बाद 2 पार्टिसिपल आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, या पास्ट पार्टिसिपल पहले आता है नॉर्मली जो हम याद कराते हैं बच्चों को, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम कहते हैं वो है वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म। तो वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल ही नहीं है बल्कि उसके साथ साथ एक और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होती है जो एज नाउन इस्तेमाल होती है, दैट्स कॉल्ड जिरंड। तो वो एज वर्ब कहीं काम नहीं करती है, तो यहाँ पर वही इस्तेमाल हुआ है, टेक लफ्ज के साथ आईएनजी मिलाया गया है और जिरंड की तरह इसको एज सब्जेक्ट बनाया गया है। उसके बाद इसका साइकोलॉजिकल रियलिज्म जो है इसमें जाहिर किया गया है लिटरेरी डिवाइस, यानी इट शोज ह्यूमन इरिटेशन ऑनेस्टली,
यानी यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियरली वो बता रहा है कि मेरे साथ जो हुआ ऐसा मैं एक्सपेक्ट कम अज़ कम नहीं कर रहा था। ओके, तो उसके बाद देयर इज नथिंग दैट इरिटेट्स मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। वो अपने एटीट्यूड के बारे में बात कर रहा है। ही क्लेम्स लेजीनेस इन अदर्स इरिटेट्स हिम द मोस्ट। यानी अगर दूसरा कोई शख्स वो लेजीनेस जाहिर करे, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जब वो बॉस करना चाहता था किसी चीज को, तो दैट आल्सो इज इन ए सटल वे दैट शोज हिज लेजीनेस। तो वो कहता है कि मैं जो लेजीनेस दूसरों में देखता हूं तो इट इरिटेट्स मी। मैं चाहता हूं कि लोग जब मेरी बात सुने तो फौरन से पेशतर ही काम करें। तो इस तरह का एटीट्यूड जो है वो जाहिर करवाता है कि वो जिसको हम कहेंगे आयरनी। यहां पर वोकैबुलरी जो इस्तेमाल हुई है दैट इज सिटिंग अबाउट मीन्स आइडलिंग, कोई आइडल बैठा हुआ, फारिग बैठना, बेकार बैठना। डूइंग नथिंग उसी पैराई में है कि कोई भी काम, कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर जो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है सुपरलेटिव स्ट्रक्चर है, मीन्स नथिंग मोर देन, एम्फेसिस इमोशन। तो यानी अपनी इमोशन को जाहिर करने के लिए इससे ज़्यादा मुझे किसी चीज़ से छिड़ नहीं है। तो दैट इज़ कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव स्ट्रक्चर। इसको कहेंगे कि आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन एक ख़ास तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर में आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई आप इसके लिए कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक स्ट्रक्चर के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, नथिंग मोर देन। तो ये स्ट्रक्चर है। सो आयरनी ही एक्चुअली इक्वेट्स सुपरवाइजिंग विथ वर्किंग। तो यहाँ पर ये आयरनी है। वो असल में समझता है कि अगर कोई शख्स बॉसिंग कर रहा है, अगर कोई शख्स सुपरवाइज कर रहा है, तो उसका मतलब है एक तरह से ये सही भी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो आपके अंडर काम करने वाले हैं वो आपको पहले उस्ताद माने, तब जाके वो आपकी बात मानेंगे। लेकिन इफ़ यू आर सेलिंग इन द सेम बोट, तो फिर तो बात कुछ कहीं से कहीं निकल जाती है। तो आप यूं ही किसी का बॉस नहीं बन सकते जब तक वो बॉस आपको एक्सेप्ट ना करे। अब अगर किसी ने आपको बॉस एक्सेप्ट किया तो वहाँ जाके सुपरविजन भी वर्किंग में आता है। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं है तो आपने खुद से किसी को मतलब अपना बड़बोलापन का इस्तेमाल करके आपने किसी को अपने अंडर करने की कोशिश की, तो वहाँ तो आपको ये सारी बातें समझनी पड़ेंगी। सो आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे कि अब उसको अपना पास्ट भी याद कर रहा है, तो इससे एक और चीज़ जाहिर होती है कि उसके फितरत में ये चीज़ है कि उसने ये देखा, आई लिव्ड विथ अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। तो इसका मतलब है उस शख्स ने भी इसके साथ जब उसका पाला पड़ा होगा तो उसने भी इसको ऐसे ही ट्रीट किया फिर कि ये यूं ही बॉसिंग करने की कोशिश करता है, तो वो भी फिर वैसा ही करता है जैसे जॉर्ज और हैरिस इस वक्त कर रहे थे। सो ही रिकॉल्स ए पास्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली टू जस्टिफाई हिज इरिटेशन। अपनी इरिटेशन को जाहिर करते हुए वो अपने उस जो उसके अंदर खुद का फ्लॉ है उसको भी वो जाहिर करता है कि मेरे साथ, ये बाकी लोगों के साथ भी ऐसा ही, मेरी पास्ट एक्सपीरियंस भी है इसकी। सो लिव्ड विथ मीन्स शेयर्ड ए होम। यहाँ पर इसका मतलब ये है यानी किसी के साथ आप रहते हैं, किसी का रूममेट होते हैं, कहीं पर काम करने जाते हैं, तो ये इस तरह से है, लिव्ड विथ तभी इस्तेमाल होगा। सो मेक मी मैड मीन्स मुझे तंग करता था। यहाँ पागल का तर्जमा सही नहीं होगा। सो मीन्स एनॉय ग्रेटली, जिसको हम कहेंगे उर्दू में। सो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करेंगे। यहाँ रिलेटिव क्लास का इस्तेमाल हुआ हु। तो वहाँ से हम रिलेटिव क्लास में हम जाहिर करते हैं कि जिसकी बात हो रही है कौन, तो उसकी और एक्सप्लेनेशन देते हैं हम आगे। इट एड्स डिटेल्स। बस बिल्कुल सिंपल इसी तरह से रख लीजिए और कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव क्लास जो है इसको जब आप देखेंगे ये हु से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है और यहाँ हु यूज्ड टू का भी एक अपना एक मसला है, लेकिन अभी इस पर मैं बात नहीं करूँगा कि ये इस्तेमाल को किस तरह से हम उर्दू में अंग्रेजी में शो करते हैं। तो इसको यूज्ड टू आप नहीं पढ़ेंगे, यूज्ड टू पढ़ेंगे। बाद में इसकी और डिटेल्स आ जाएंगी आगे चलकर टेक्स्ट में कहीं पर। सो ही यहाँ पर जो रिलेटिव क्लास उसने इस्तेमाल किया है, ही हैज़ यूज्ड इट टू ऐड द डिटेल एक्चुअली। और यहाँ पर एनेक्डोटल स्टाइल है लिटरेरी डिवाइस, दैट इज़ कन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग। कि वो जैसे हमारे साथ तो बात में कुछ बोल रहा है लेकिन असल में एक स्टोरी बयान कर रहा है, दैट इज एनेक्डोटल स्टाइल, इसको हम कहेंगे। ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स बाय द आवर टुगेदर। अब ये कहानी आगे जिसको हम कहेंगे, अब उस एनेक्डोट को वो उस स्टोरी को वो आगे नरेट कर रहा है, तो अब उसकी और बातें बता रहा है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या होता था कि द मैन एक्चुअली ही लॉल यानी वो
सस्ता लेता था, यानी अपनी जो है अपनी टांगों को फैला के, लाई लेजीली जिसको हम कहेंगे, लॉल का मतलब यही होता है, रिलैक्स लेजीली वाइल द नरेटर वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये उसका मतलब है कि ही वुड लॉल ऑन द सोफा एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स। बस मुझे तकता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ बाय द आर्ट टुगेदर, यानी घंटों वो ऐसा देख रहा था और मैं काम करता था। क्योंकि यू नो दैट कि जब अगर आपकी ये कभी एक्सपीरियंस रही होगी कि आपने किसी के साथ रूम शेयर किया होगा, तो वहाँ पर बहुत सारे काम करने के होते हैं, आपका मेस वहाँ हो रहा होता है, और कभी आपने चाय पी तो वो बर्तन वहाँ पर पड़े हुए हैं, आप सस्ताने के लिए थोड़ा सा कपड़ा आपने बिछाया तो वो वहाँ पड़ा होगा, चेंज किया है, तो एक ही रूम में बहुत सारे काम पड़े रहते हैं अक्सर बेशतर। या जो लोग इस तरह की मतलब चीज़ों में जाते हैं उनको इसका काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, और आगे चलकर जब आप भी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाएंगे बाद में, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जब हम किसी के साथ रूम शेयर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं। सो द मैन रिलैक्स लेजीली है कि ये जो नरेटर जो था उसको काम पर लगा देता था और बाकी जो है खुद आराम फरमाते थे साहब। तो इस चीज़ को वो आज भी याद कर रहा है जॉर्ज और हैरिस को देख के। तो ये कहता है कि मुझे याद आ रहा है कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, वैसा ही बर्ताव जैसा वो पहले वाला साहब का वो शख्स जो उसके साथ रूम में रहता था। बाय द आर टुगेदर का मतलब होता है फॉर मेनी आवर्स, यानी काफ़ी, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि वो घंटों वहाँ काम करता था, बल्कि उसके कहने का ये मतलब है, और पहले ही इसमें जो बड़पोलापन वो जाहिर कर रहा है, तो हो सकता है वो 15 मिनट के काम को पूरा दिन कहे या 15 मिनट के काम को वो घंटों का काम कहे। यहाँ पर भी ग्रामर और लिटरेरी डिवाइस जो है हैबिचुअल पास्ट वुड इस्तेमाल हुआ है, यानी जो पास्ट में कोई एक्शन रिपीट हुई है तो हैबिचुअल पास्ट को शो करता है, क्योंकि ऊपर यूज्ड का इस्तेमाल हुआ है। मैंने इस्तमरार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो आपको ये उर्दू में भी काम आएगा। और यहाँ कंट्रास्ट का इस्तेमाल किया गया है कि लेजीनेस वर्सेस एक्टिविटी, मैं काम कर रहा था और वो ये कंट्रास्ट वो दिखा रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ। ये तरीका होता है सटली अपनी बात रखने की कि मैं ही कुछ करता था और बाकी लोग मुझे मतलब बाकी लोग जो है वो बैठे रहते थे। He said it did him real good to look on at me messing about. और अब वो उसकी एक और खामी का भी इजहार कर रहा है, दैट द मैन एक्चुअली शेमलेसली एडमिट्स ही एंजॉयज वॉचिंग अदर्स वर्क। यानी वो इस तरह से जब वो बैठता था, ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। यानी वो बंदा जो है उसके साथ शायद उसकी कभी बात भी हो गई हो इस बारे में, तो उससे कह रहा है कि वो मुझे फिर कहता था कि देखो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा लुत्फ आ रहा है कि जब दो लोग काम करते हैं मैं उनको देखूं कि वो किस तरह से उनका काम खराब होता है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है मुझे इससे। तो ये चीज़ जो है उसको काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हम कहेंगे कि और ज़्यादा हर्ट कर रही होगी। सो रियल गुड इज़ वेरी गुड मीन्स बहुत अच्छा, लुक ऑन मीन्स टू वॉच, किसी को देखना, तक बांध के देखना। मैसिंग अबाउट मीन्स वर्किंग क्लाम्सली, उलझा हुआ काम करना, जहाँ पर आपको प्लेट उठाना है तो आपने प्लेट तो उठाए और जब कप हाथ से गिर गया, तो इस तरह से कोई मैसी काम आपने रखा, तो थोड़ा सा आपको टेबल पर रखना था तो थोड़ा सा हल्का सा वो इधर खिसक गया तो नीचे और ख़त्म। तो इस तरह के काम को हम कहेंगे मैसिंग अबाउट। यानी आपने काम तो किया लेकिन काम खराब कर दिया करने की वजह से ही। उसके बाद आता है इसका ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस। कलर्कियल एक्सप्रेशन है, दैट्स इनफॉर्मल ह्यूमर है इसमें, कि वो किस तरह से बात को कैसे कहाँ से, एक तरह का सटायर जिसको हम मॉक करना कहते हैं, किसी की लेजीनेस को कैसे मॉक किया जाता है, किसी के काम करने के ढंग को कैसे मॉक किया जाता है, तो उसको सटायर भी बोलते हैं। डोंट वरी अबाउट दीज टर्म्स, ये आ जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आपको। नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, अब मैं वैसा नहीं हूँ जैसे मैं पहले था। सो द नरेटर क्लेम्स ही इज डिफरेंट एंड मोर एक्टिव नाउ, अब मैं उस तरह से वो काम नहीं, मैं सब नहीं करता हूँ जिस तरह से उस शख्स के साथ रहते हुए मैं करता था, और वो उसका बड़ा मज़ा लेता था, आनंद लेता था। सो नॉट लाइक दैट का मतलब है आई एम नॉट सिमिलर, तो मैं अब ऐसा नहीं हूँ, जिसको आप उर्दू में कहेंगे। सो ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेस में इसका शॉर्ट एम्फैटिक सेंटेंस है, इट सिट्रसेस जो है सेल्फ इमेज को सिट्रस करता है कि अब मैं ऐसा नहीं हूँ। तो अगर आप इस सेंटेंस को फिर से देखेंगे तो आई रीड इट फॉर यू, इसमें देखेंगे नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल जो है सेंटेंस है, तो यानी सेल्फ इमेज पर स्ट्रेस करता है। आई कॉन्ट सिट सिटल एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग। अब वही बात वो कर रहा है कि he insists that he cannot tolerate such type of behavior, that a person will work and others will watch.
मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर फिर वही आयरनी है कि असल में वो खुद वैसा ही करना चाहता था, सो ही कैन नॉट टॉलरेट वॉचिंग अदर्स वर्क हार्ड। तो यहाँ पर वोकेबलरी जो है सिटिल का मतलब है रिमेन इनएक्टिव, इन्हें कोई काम नहीं करना, खामोश बैठे रहना जिसको हम कहेंगे। और स्लेविंग का मतलब है किसी को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करवाना या दूसरों से बहुत ज़्यादा काम लेना। यहाँ पर भी लिटरेरी डिवाइसेस और ग्रामर का इस्तेमाल जब हम देखेंगे, नेगेटिव मॉडल इस्तेमाल हुआ है, कांट, कैन नॉट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है उसकी। तो एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पर्सनल ट्रेट जब हम कहेंगे कि कैन का इस्तेमाल, यानी जिसको हम उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करते हैं सकना, यानी सक्कत आपके पास किसी चीज़ की होती है तो मैं ये चीज़ नहीं देख सकता हूँ, तो हम इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं। मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, यानी ये इट शोज़ एबिलिटी, कैन एबिलिटी शो करता है। जब नेगेटिव इस्तेमाल होता है तो इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डू दैट। आयरानी है हिज हेल्प इज़ ओनली सुपरविजन। तो यहाँ पर वही आयरानी जो मैंने पहले बताया कि वो असल में यही करना चाहता था कि हेल्प उसका मतलब था कि मैं काम को देखूँ, मैं ऊपर से सुपरवाइज करूँ। सो आई वॉन्ट टू गेट अप एंड I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. तो यहाँ पर आप फिर इसमें देखेंगे कि वो असल में उसका मकसद क्या था। सो ही डिफाइंस हिज आइडिया ऑफ हेल्प एज गिविंग ऑर्डर्स वाइल डूइंग नथिंग। तो ये इस तरह से है कि आई वांट टू गेट अप, मैं बस सुपरविजन करना चाहता था, एंड सुपरिंटेंड एंड वॉक अराउंड, ऐसे पॉकेट्स में हाथ डाल के बस इधर उधर घूमना था, जा रहे ऑफिसर की तरह है, और ये काम करो वो काम करो, एंड टेल हिम व्हाट टू डू। सो हियर सुपरिंटेंडेंट मीन्स टू सुपरवाइज, निगरानी करना किसी काम का। वॉक राउंड का मतलब होता है मूव राउंड, चक्कर लगाना, इधर उधर घूमना, टहलना, और लेकिन बड़े ही गौर से, यानी जैसे मैं काम में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा हूँ और किसी से कोई गलती हो तो मैं फ़ौरन टोक लूँगा, इस तरह की। तो यहाँ वॉक राउंड से वो मतलब निकलेगा। सो ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइसेज जो इस्तेमाल हुई हैं, इट्स पैरेलल स्ट्रक्चर, यहाँ लिस्ट एक्शंस रिदमिकली। फिर मैं बताऊंगा, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, बैर में फिर सुनेंगे, आगे चलेंगे, ये खुद ब खुद ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ये पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर कॉमिक आयरनी है, यानी जो फॉल्स प्रोडक्टिविटी जो है, इट एक्सपोजेस दैट, यानी कि आपको लग रहा है कि जो मैं काम करता हूँ वो असल में लोग भी उसको समझते हैं वो काम है, लोग नहीं समझते हैं उसको काम है। ये आयरनी है, इसकी कॉमिक आयरनी है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, आई कांट हेल्प इट। अब यहाँ पर वो फिर से अपने आप को कह रहा है कि ही जस्टिफाइज हिज बिहेवियर एज नेचुरल एनर्जी, कि अपने बिहेवियर को समझता है कि ये मेरा फितरी तकाजा है कि मैं इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट हेल्प इट का मतलब है मैं इसको रोक नहीं सकता। तो एनर्जेटिक का मतलब है एक्टिव, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और काम करने में दिलचस्पी लेता हूँ। हालांकि अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी वो काम की बात कर रहा है तो काम का उसका मतलब होता है कि बॉसिंग करना, डायरेक्टिव्स पास करना, कोई काम हाथ से नहीं करना असल में उसका मतलब है। सो ग्रामर एंड लिटरेरी डिवाइस जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस एसर्ट्स कॉन्फिडेंस। जब हम देखते हैं कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें ही डिक्लेयर समथिंग कि आई कांट हेल्प इट और इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इट एसर्ट्स हिज कॉन्फिडेंस, व्हाट ही इज़ टेलिंग अबाउट, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सो सेल्फ डिसेप्शन भी है इसमें, ह्यूमर के तौर पर इस्तेमाल जो लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है, तो सेल्फ डिसेप्शन है कि ह्यूमर लाइज इन हिज जस्टिफिकेशन। जब वो हमें ये बात समझा रहा है तो हमें पता चल रहा है कि वो क्या बात कर रहा है, क्योंकि हम उसकी असल खासियत को जानते हैं। ये सेल्फ डिसेप्शन कहलाता है। However, I did not say anything. लेकिन इसके बावजूद भी मैं उससे कोई बात नहीं करता था. So, if we explain it in simple English, so despite his irritation, he remained silent. कुछ भी वो मतलब वो किस तरह से भी कहाँ से कहाँ वो बात ले जाए, वो क्या भी करे, लेकिन मैं इरिटेट नहीं होता था। सो ग्रामर और लिटरेरी डिवाइसेस की बात जहाँ तक बात है, तो यहाँ पर कंजक्शन जो है, कंजक्शन पर कंट्रास्ट इस्तेमाल हुआ है, इट सिग्नल्स रेस्ट्रेंट। तो यहाँ जब हम देखते हैं हाउएवर जो कंजक्शन इस्तेमाल की गई है, तो एक कंट्रास्ट बताया गया है कि अगर वो ऐसा करता भी था तो मैं उसको वैसे नहीं लेता था। तो हाउएवर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। अगर आप फिर से सेंटेंस को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इससे हेल्प मिलेगी इसको फिर से समझने की। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, ये पिछले से मिला हुआ है कि जो उसने साबिका जो बात कही है उसके साथ हाउएवर लगा के उसने जो है कंट्रास्ट डेवलप करने के लिए हाउएवर का इस्तेमाल, कंजक्शन का इस्तेमाल किया है। तो ये इट सिग्नल्स रेस्ट्रेंट कि बावजूद इसके कि वो कुछ भी करता था तो मैं उसको कुछ नहीं बताता था। तो इट्स ए कंट्रास्ट कि वो ये बताना चाहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा इससे मैं मतलब हर्ट होता था, लेकिन बावजूद इसके मैं उसको कुछ नहीं बोलता था। तो इसको कंट्रास्ट बोलते हैं।
और इससे वो सिग्नल क्या करना चाहता है, ही सिग्नल्स रेस्ट्रेन, यानी मैं बड़ा सबर, इस तरह की बात है। सो इसमें भी जब हम देखेंगे कॉमिक पास है, इट प्रिपेयर्स द रीडर फॉर व्हाट फॉलोज, तो इसके बाद आगे क्या होने वाला है, तो ये इस तरह की बात है कि आप थोड़ा बहुत इसको ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी आने वाली और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़ी हद तक खिलखिला कर हंसने पर मजबूर करेंगे, और इस तरह से आप इस नरेशन, उस नरेटर की उस नरेशन को, सॉरी उस स्टोरी को और ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे और उसके कैरेक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे। फॉर ए कंक्लूडिंग इंसाइट, Jerome actually masterfully uses first person narration, and he uses their irony, exaggeration, and self mockery to express human vanity and laziness. It is found everywhere, जब जैसा कि आप जानते हैं सब में ये होता है. So the narrator believes himself energetic, superior, yet his actions reveal the opposite. हालांकि खुद को जाहिर करता है कि बड़ा तीसमार खान है, काम करने में काफ़ी दिलचस्पी ले लेता है, रुचि रखता है, लेकिन करता कुछ नहीं है, उसका अपोजिट है इसमें, तो दैट इज एक्चुअली आयरनी. सो द ह्यूमर अराइजेज फ्रॉम द शार्प कंट्रास्ट बिटवीन सेल्फ इमेज एंड रियलिटी. वो खुद के बारे में क्या, असल में उसका खुद के बारे में क्या सोच है, वो असल हकीकत उसकी क्या है, तो यहाँ पर उस चीज़ से ह्यूमर को डेवलप करने की कोशिश की गई. इट मेक्स पैकिंग ए टाइमलेस सैटायर ऑन ह्यूमन बिहेवियर. सो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स वेरी मच.